नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, ये आदिकाल के टेस्ट सीरीज है और यकीनन ये प्रश्न जो हैं, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप समझेंगे कि आप एज ए एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं कि प्रश्नों में कितनी गहनता है, प्रश्नों में कितनी गहनता से प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप समझेंगे। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते चलते हैं प्रश्नों की तरफ और उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को देखेंगे और प्रश्नों के लेवल को समझेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं मेरी सीरीज वाली। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम सबसे पहले देख लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। 62वां प्रश्न है। 62वां इसलिए है क्योंकि 61 मैंने लास्ट के प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आदिकाल की लास्ट की जो 3-4 वीडियो है आपको दिख जाएगी और आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो 62वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब साथ ही साथ एक बात समझना, जो स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य, मतलब कि पौमचर्यू के संबंध में बात चल रही है और पौमचर्यू में राम का वर्णन दिया हुआ है। साथ ही साथ आप ये बात याद रखना कि राहुल सांकृत्यायन की हिंदी काव्य धारा में पौमचर्यू का कुछ अंश प्रकाशित किया गया था। और साथ ही साथ राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा में संतों के लिए लिखी थी, जो उनको डिटेल्स मिली थी वो। और 1944 में ही हिंदी काव्य धारा को उन्होंने प्रकाशित किया था राहुल सांकृत्यायन जी ने। और राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म कब हुआ? 1893 में। और रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907। ठीक है, अब बढ़ते हैं 63वें प्रश्न की तरफ। डिटेल्स में बता के चलूंगा ताकि हम हर चीज को गहराई से समझें। ठीक है, 63वां प्रश्न है। हिंदी मैथिली में रचित गद्य की पहली पुस्तक। तो गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउल वेल या वसंत विलास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ण रत्नाकर। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। साथ ही साथ ये 14वीं सदी की रचना थी और ज्योतिषवर ठाकुर ने इसकी रचना की हुई है। अब हम बात करते हैं 84 सिद्धों के जो नाम मिले हैं सबसे पहले, वो वर्ण रत्नाकर के अंतर्गत ही हमें मिले हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की बात करते तो 12वीं सदी की दामोदर शर्मा द्वारा लिखी गई है। यह व्याकरण ग्रंथ है और इस व्याकरण ग्रंथ में बनारस के आसपास का जिक्र भी हुआ है। और साथ ही साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको इस ग्रंथ को काफी ज्यादा अच्छा भी बताया है। राउल वेल रोडा कवि की रचना है। यह मुख्यतः 10वीं या 11वीं सदी आता है। 10वीं सदी हम मोटा मोटा बोल सकते हैं। साथ ही साथ शिलांकित कृति पहली है ये, उसमें 7 बोलियों के शब्द हमें देखने को मिलते हैं। नायिका का नख और सिख वर्णन पहला इसमें ही मिला हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब वसंत विलास आपने देखा होगा 84 दोहों में लिखी हुई है। 64वां प्रश्न आ रहा है। असंगत कथन चुनिए। मैं बहुत धीरे से बोल रहा हूं, आप वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं क्योंकि मैं डिटेल्स को बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। वर्ण रत्नाकर में असंगत कथन चुनना है। वर्ण रत्नाकर मैथिली का आदि गद्य ग्रंथ है। इसके रचयिता जैन आचार्य मैरुतुंग है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना था और इसमें 8 कल्लोल हैं। अब देखो इधर, नगर वर्णन, नायिका वर्णन, आस्थान वर्णन, ऋतु वर्णन, प्रणायक वर्णन, भट्टादि वर्णन, शमशान वर्णन और 8वां है कल्लोल अधूरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप मुझे बताएंगे, क्या वर्ण रत्नाकर जैनाचार्य मैरुतुंग ने लिखा है? नहीं, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब गलत क्या हो जाएगा हमारा? बी, क्योंकि जैन आचार्य मैरुतुंग ने क्या लिखा है बताएंगे? 1361 में लिखी थी इन्होंने प्रबंध चिंतामणि। क्या लिखी थी? प्रबंध चिंतामणि लिखी है जैन आचार्य मैरुतुंग ने। 1361 संवत है, अगर सन पूछे तो 1304। ठीक है, इस चीज को जरा सा आप याद रखना। साथ ही साथ इसमें देखो, सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना है, बिल्कुल माना है। और सुनीति कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा के लिए भी कुछ अलग शब्द बोला था, वो दिमाग से हट रहा है मेरा। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 65वां प्रश्न। देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं।
विद्यापति के पहले ही अवहट का उल्लेख ज्योतिषवर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर में हुआ है। राजसभाओं में जिस छठ भाषा का उल्लेख होता रहा है उसमें एक अवहट भी थी। अधमाण के संदेश रासक में भी इसका उल्लेख है। प्राकृत पेंगलम की भाषा संस्कृत प्राकृत है। इसमें हमें कौन सा कथन सही है बताना है। और ये प्रश्न बहुत पेचीदा प्रश्न है, इनको आप कैसे लिख सकते हैं, अपने पॉइंट अपने नोट्स के तथ्यों के अंदर इनको ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में हमारा जो सही आंसर गया ऑप्शन सी गया है, प्राकृत पेंगलम की भाषा संस्कृत प्राकृत नहीं है, क्योंकि इसका पूरी तरीके से पता नहीं चल पाया कि इसकी कौन सी भाषा है। ठीक है, बाकी देखो इसमें देखो सभी राजसभाओं में छठ भाषा का उल्लेख होता था, उसमें अवहट भी थी, ये वाली बात सही है। और विद्यापति के पहले ही अवहट का प्रयोग ज्योतिष और ठाकुर के वर्ण रत्नाकर में हो गया, ये वाली बात भी सही है। ऑप्शन सी इसका राइट था। अब 66वां प्रश्न आ रहा है, सारंगधर पद्धति इनमें से क्या है? वीर काव्य, प्रशस्ति काव्य, व्याकरण ग्रंथ या सुभाषित संग्रह? सारंगधर पद्धति किसका? ये सारंगधर का है। आपने सबने सुना होगा सारंगधर के बारे में, हमीर रासो पढ़ा है सभी ने, उसी के राइटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सुभाषित ग्रंथ। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 67वें प्रश्न की तरफ, 67 है। इनमें से किस रचना में हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को उपदेश देने की कथाएं वर्णित है? कुमारपाल प्रतिबोध, कुमारपाल चरित, कुवलय माला कहा और भोज प्रबंध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप देखते ही समझ गए होंगे कि इसमें उपदेश देने की कथाएं हैं, कुमारपाल प्रतिबोध तो नहीं होगा, कुमारपाल चरित्र होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कुमारपाल प्रतिबोध जैन आचार्य से। अच्छा, अब इधर देखो ये क्या बोल रहा है, इनमें से किस रचना में हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को उपदेश देने की कथाएं वर्णित है? अगर देखो इधर इसमें देखो, हेमचंद की जो रचना है कुमारपाल चरित्र जरूर है, लेकिन ये बोल रहा है कि इस रचना में देखो ये कुमारपाल प्रतिबोध है किसकी? कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की है। किसकी है? सोमप्रभ सूरी की, 1241 संवत। इसमें इस ग्रंथ में यह बात बोली गई है कि हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को उपदेश देने की कथाएं वर्णित इसमें भी है, कुमारपाल प्रतिबोध में, जो कि किसने लिखी है? सोमप्रभ सूरी ने लिखी है। अब बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका ऑप्शन बी ना होकर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुमारपाल चरित्र है जरूर हेमचंद्र की, तो इसमें सब लोग जाएंगे, लेकिन आंसर कथाएं वर्णित जो है वो कुमारपाल प्रतिबोध में ही है। 68वां प्रश्न आ रहा है आपका, डोला मारिय दिल्ली, दिल्ली में मुच्छियु मेच शरीर, सुर जज्जला मतिवर चलिए वीर हमीर। तो ये देखते ही प्रश्न खत्म हो चुका है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, है ना। हमीर आ गए, हमीर राष्ट्रों से आप सारंगधर को कनेक्ट कर लेंगे, तो इसमें समय नहीं लगाना चाहिए। निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंधित या उनसे संबंधित काव्य कृति के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ये बेसिक प्रश्न है और उम्मीद करूंगा आप लोग सब सही करेंगे इस प्रश्न को। तो पद्मावती, राजमती, जयचंद, उदल। तो आला उदल आप सभी को पता होना चाहिए किसमें है, आला उदल परमाल रासों में। तो डी का फर्स्ट देख लेते हैं आप लोग। डी का फर्स्ट देखो, ये रहा आपका सी, मेरे हिसाब से सी बनना चाहिए इसका, है ना। तो उदल परमाल रासों में ही है। और पद्मावती जो है वो आपको पता है, अरे गलत हो गया, पद्मावती किसमें है? पृथ्वीराज रासों में। राजमती बीसलदेव रासों की है नायिका। और अच्छा ये मुझे बताना, जो राजमती इसमें नायिका है ना, वो कौन सी नायिका है? जिसका पति बाहर चले आता है उसको कौन सी स्त्री बोलते हैं, कौन सी नायिका बोलते हैं? जरा बताना मुझे कमेंट करके, देखता हूं मैं किसको पता है किसको नहीं पता। ठीक है, अब देखो सी का सेकेंड देखो, जयचंद किसमें है? जय मेंग जस चंद्रिका में। ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न आ रहा है, इनमें से कौन प्रबंध चिंतामणि से संबंधित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि जैन आचार्य मेरुतुंग, ठीक है, प्रबंध चिंतामणि जैन आचार्य मेरुतुंग, संवत 1361, ईस्वी बोले तो 1304। सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, मृणालवती और बब्बर।
इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बब्बर इसका संबंधित नहीं है। ये बहुत अंदर का प्रश्न है और हल्का प्रश्न ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हम्मीर विजय किसकी रचना है? हम्मीर विजय, हम्मीर रासो नहीं, विजय जयचंद सूरी, शारंगधर, विद्याधर, विद्यापति। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जयचंद सूरी। और हम्मीर रासो होता तो किसकी जाती हम्मीर रासो? हम्मीर रासो। और आपको देखो कीर्ति लता, इस चीज को याद रखना जरा सा, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, हम्मीर रासो और विजयपाल रासो, ये चारों अपभ्रंश की है ना। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, विजयपाल रासो और हम्मीर रासो। हम्मीर रासो किसकी थी? सारंगधर की। विजयपाल रासो किसकी है? नल सिंह की। कीर्ति लता, कीर्ति पताका विद्यापति की, है ना। अब बात करते हैं आगे। सिद्ध हेम शब्द अनुशासन के बारे में कौन सा कथन सही है? अगर मेरी स्पीड कम हो रही है तो आप वीडियो को स्पीड करके भी देख सकते हैं, फास्ट करके भी आप इसको चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध हेम शब्द अनुशासन के बारे में कौन से कथन सही है? प्राकृत अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ है, इसमें जैनियों के नैतिक उपदेश हैं, रीतिकालीन नायिकाओं का पूर्व रूप भी है, इसमें वीरता की उक्तियां तथा प्रेम सौंदर्य की उक्तियां का अभाव है। इसमें हमें सही बताना है। सिद्ध हेम शब्द अनुशासन है, हेमचंद्र का है, ये आप सभी जानते होंगे, इतना तो आप सब ने पढ़ रखा होगा, है ना। तो इसमें देखो इसका हमें गलत वाला बताना है, सही बताना है, सॉरी। तो सही बताएंगे तो आप इसमें गलत को छाटेंगे। प्राकृत अपभ्रंश का व्याकरण है, बिल्कुल प्राकृत का पाणिनि, तभी तो बोला जाता है हेमचंद्र को। इसमें जैनियों के नैतिक उपदेश भी है, बिल्कुल है। रीतिकालीन नायिकाओं का पूर्व रूप भी है, इसमें देखो तो फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फर्स्ट, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। रीतिकालीन पूर्व नायिकाओं का ये है। इसमें वीरता की उक्तियां नहीं है, इसमें वीरता जो है ना, वीर की दर्पोक्तियां हैं, मतलब जो डर वाली बात होती है वो इसमें दी हुई है। और सौंदर्य प्रेम, जो इसमें सौंदर्य प्रेम की उक्तियों का अभाव नहीं है, सौंदर्य प्रेम की काव्य उक्तियां हैं। इस चीज को जरा सा आप लोग याद रखना, ये बहुत अंदर के प्रश्न है, हल्के प्रश्न ये नहीं है। रणमल छंद किसकी रचना है? 73वां प्रश्न आ रहा है आपका, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूं, ऐसे बड़ा करने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छा दिख रहा है ये। श्रीधर भट्टकेदार, नल सिंह और जैनाचार्य मेरुतुंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मुझे आप बताना, इसमें जो 70 छंद में ये है, 70 छंद में ये लिखी गई है श्रीधर छंद, श्रीधर वाली रणमल छंद, इसमें तुमने देखा होगा जो पाटन का सूबेदार और जफर खां के बीच ऐसी कुछ युद्ध है इसमें, है ना। इसमें किस किस का है? ईडर के जो राठौर है ऐसी कुछ है, और पाटन का जफर खां, इस तरीके से उनकी युद्ध का इसमें वर्णन है। ऐसी कुछ, मैं ढंग से नहीं है याद, मैं ओपन बोल रहा हूँ इस चीज को, पर ऐसा कुछ है जरूर, विकल्प से मैं पकड़ लूंगा। 74वां प्रश्न आ रहा, अस्त्रीय जन्म काई दिहु महेश, अवर जन्म थारिय धरणा रे नरेश। उपयुक्त पंक्तियों का संबंध किस कृति से है? ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो से है, विजयपाल रासो से, बीसल देव रासो से और आलाखंड से। तो आप सभी समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या है, बीसल देव रासो से है। जब बीसल देव जो राजा थे वो चले जाते हैं उड़ीसा, उनकी जब पत्नी है वो विरह में ये वाली बात बोलती है, अस्त्रीय जन्म काय दियो महेश, है ना, शिव भगवान को ये बोल रही है इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। बीसल देव रासो के कथानक संबंधी कौन से कथन सत्य हैं? बीसल देव रासो में 4 खंड हैं और यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। पहले खंड में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से बीसल देव के विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड में राजमती से रूठकर रत्न ले लाने के लिए बीसल देव का उड़ीसा चले जाना। तो याद रखना, जो उड़ीसा जाता है ना वो राजा, वो इसीलिए जाता है कि वो था गुजरात की तरफ वाला, तो वो बोलते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ, राजा बोलता है, तो रानी बोलती है कि तुम कहाँ से अमीर हो, तुम्हारे खानों में तो नमक मिलता है, नमक निकलता है। जो उड़ीसा के राजा है ना, उनके खानों में रत्न निकलते हैं, हीरे निकलते हैं। तो इस बात को उनकी लग जाती है, इसलिए वो हीरे लेने चले जाते हैं वहाँ पे उड़ीसा में। और हम लोगों को ये पता भी नहीं होता, हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं वो रूट कर वहाँ चले गया। रूटता क्यों है उसका कारण बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जब आप डिटेल में कोई चीज़ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगी।
अब बोल रहा है ये दूसरे खंड में राजमती से रूट कर रत्न लेने के लिए वहां जाना। तीसरे खंड में अरे एक मिनट, तीसरे खंड में भोजराज का अपनी पुत्री को मालवा ले जाने तथा चौथे खंड में बीसल देव का उड़ीसा से लौटने का वर्णन है। तो अब मुझे बताएंगे इसका गलत वाला क्या बताना था, हमें सही कथन बताना है। इसका विकल्प ये रहा आपके नीचे, में थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि हमें दिखे सबको ये। तो हमें इसका सही वाले उत्तर बताने हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्यों डी होना चाहिए, चौथा वाला हमारा गलत है। इसके तीसरे खंड में भोज परमार अपनी पुत्री को मालवा ले जाने की बात करता है, नहीं वो चौथे में करता है। और बीसल देव का उड़ीसा से लौटना अगर देखा जाएगा तो तीसरे में ही लौट जाता है वो, चौथे में तो वो अपने ससुराल से अपनी बीवी को लेके आता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किस रचनाकार ने अपनी रचना को स्त्री रसायन कहा है। ये बहुत अच्छा प्रश्न आया भाई। अपनी रचना को स्त्री रसायन कहा, नरपति नाल ने, चंद्रबरदाई ने, दलपति विजय ने, अधमाण ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरपति नाल ने बीसल देव रासो को क्या कहा था, स्त्री रसायन इसने कहा था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 77वां प्रश्न आ रहा है आपका 77 सॉरी। बीसल देव रासो के बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। यह कथन किसका, मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा। मतलब बीसल देव रासो में बीच बराबर में, मैं चेक कर लूं मेरा माइक चल रहा है ना, इसकी लाइट बंद हो जाती है, पता नहीं चलता। अब कई बार तो ऐसा हो चुका है मुझे पता नहीं चलता, और वीडियो चल रही है फिर पूरी वीडियो खराब हो जाती है घंटे की। इसलिए तो मैं 20 25 30 मिनट की वीडियो बनाता हूँ। अब की एक बार के लिए खराब भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले एक 1.5 घंटे की वीडियो बनाता था, और वो जो बीच में खराब होती है ना, तो फिर उस समय बड़ा वो हो जाता है। तो मतलब ये कथन सुन लो, ये कथन किसका है, मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल, और आपका ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामकुमार वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल ने ये बात बोली है। 78वां प्रश्न आ रहा है आपका, हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा, पिंगल समझते हो क्या होता है, पहले इसको समझो लो एक मिनट। डिंगल और पिंगल, डिंगल के लिए कोड याद रखो डर, डिंगल के याद रखना है डर, और पिंगल के लिए याद रखना है पब। इसका मतलब डिंगल शैली में जब अपभ्रंश के साथ राजस्थानी जुड़ेगी तो डिंगल बनेगी, और अपभ्रंश के साथ यदि ब्रज जुड़ जाएगी तो वो पिंगल बनेगी। समझ लो, बीसल देव पृथ्वीराज रासो पिंगल है, सब लोग डिंगल बोलते हैं उसको अधिकतर। सुन लो, अब हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा, डिंगल का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिंगल को फिर राजस्थानी गद्दी के अंदर डाल देते थे। यह कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और विजेंद्र स्नातक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने बोला कि हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा, किसमें, मैं सारा हटा देता हूं, हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। हिंदी साहित्य में केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने बोला था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम समय भी देखते रहेंगे, 18 मिनट ज्यादा नहीं हुआ है। वन खंड काली कोयली हूँ बैसती अम्बा, नई चंपा की डाल भस्ती दास बिजोरड़ी। तो उपयुक्त पंक्तियां किस रचना से उद्धृत हैं, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, रणमल छंद या फिर पदावली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये बीसल देव रासो की ये पंक्ति है। और बीसल देव रासो की भी कौन सी, तृतीय खंड की है ये। जब वो चले जाता है और उसका विरह वर्णन, तीसरे में उसका विरह वर्णन दिखाया गया है ना, तो वही है ये। चौथे में उसका लेके जाना उसके पिताजी का, और फिर उसको वहां से वापस लाना। अब देखो 80 प्रश्न में देखते हैं। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संबंध में है कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। कुमारराज रासो, हमीर रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये, और ये बहुत अच्छे कथन है, इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीसल देव रासो। रानी राजसु मिली तिन ऐण संसार मिलजियो सहु कोई। मतलब रानी राजा से इस प्रकार मिली है, कवि बोला कि रानी राजा से इस प्रकार मिली है जैसे संसार में कोई भी जो बिछड़े तो ऐसे ही मिले।
ठीक है, सब इसी तरीके से मिले। तो काव्य पंक्ति में किस रासो काव्य से उद्धृत है? आप मेरी बात को देखकर या सुनकर समझ गए होंगे, हमीर रासो, कुमार रासो, पृथ्वी राज रासो या फिर बीसल देव रासो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बीसल देव रासो। क्या हो जाएगा इसका? बीसल देव रासो। ऑप्शन डी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 82वें प्रश्न की तरफ। 82वां प्रश्न तो आप सभी को पता ही चल गया होगा। ये दृष्टि इत्यादि हम जब पढ़ते हैं तो हम सबको पता रहता है इस प्रश्न का उत्तर। तो वैसे भी जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, अगर आप मेरी आदिकाल की प्लेलिस्ट देखते हो नोट्स वाली, तो वहां पे भी मिल जाएगा आपको। बहुत बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बने हुए हैं, आप लोग फॉलो करिए उन नोट्सों को। और नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मेहनत कर रहे हैं करो, लेकिन मॉक टेस्ट को सबसे ज्यादा लगाओ। आप कहीं से भी लगाओ, मेरे चैनल से लगाओ, किसी और के चैनल से लगाओ, बुक से खरीद के लगाओ, बट मॉक टेस्ट आपको आपके टॉपिक क्लियर करके देने का सबूत या प्रमाण देते हैं। आपने कितना पढ़ा उससे कोई पता नहीं चलता, कितना अंदाजा नहीं लगता, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट मारते हो और प्रॉपर आपके अच्छे क्वेश्चन निकल रहे होते हैं तो आपको एक अंदाजा लगता है कि हाँ भाई मैं सही कर रहा हूँ। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण का है? तो आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने 4 प्रकरणों में बांटा था और ये कथन 4 प्रकरणों का है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 83वां प्रश्न। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग मिलता है? वीर रस की रचनाओं में देखो, वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग मिलता है? पिंगल, बुंदेली, डिंगल, प्राकृत। तो ये प्रश्न कैसा हो गया? आप सभी समझ गए होंगे। डिंगल अपभ्रंश के साथ यदि राजस्थानी का मेल हो जाता है तो डिंगल शैली, अपभ्रंश के साथ यदि ब्रज भाषा का मेल होता है तो पिंगल शैली। इस चीज को जरा सा याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस ग्रंथ के संबंध में है? पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो या फिर कुमार रासो। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा ये वाली बात पृथ्वीराज रासो के संबंध में कही है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो का जो लेखक है चंद्रप्रदाय को, उनको व्याकरण का अच्छा ज्ञाता भी बोला है। अब मुझे समझ नहीं आती व्याकरण का अच्छा ज्ञाता होने के बाद वो अगर ऐसी चीजें लिखेंगे जिसमें ये बोल रहे हैं कि, क्योंकि न तो उसको पता नहीं क्या क्या बोल रखा है रामचंद्र शुक्ल ने कि ये वैसा है, क्या बोल सकते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पूरा ग्रंथ जाली है, इस तरीके से नहीं बोला है, इस तरीके से बोला गया है। 85वां प्रश्न आ रहा है, पृथ्वीराज रासो के संबंध में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। ये बहुत अच्छी लाइन है। मुनिजीन विजय, राहुल संकीर्तन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये बात बोली थी। और ये बात देखो, ये प्रश्न बन भी सकता है हर बार, तो ये इतना क्वेश्चन बनता है भाई, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, देखो ये हर बार इतना बनता है, इतना। क्या पता इस बार क्वेश्चन ऐसे बना देना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कथन किसके संबंध में बोला था। तो आप देखो एक नया प्रश्न और आपको मिल गया, पृथ्वीराज रासो के संबंध में ये बात बोली गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना गया है? बात पहले की नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? सर्वोच्च स्थान की बात कर रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएंगे? सरप्पा, लुइपा, डोंबिपा, सब्रपा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुइपा। ठीक है, 773 का जन्म है इनका, और सब्रपा का 780। और लुइपा के गुरु कौन है? सब्रपा। और सब्रपा के गुरु कौन है? सरप्पा। और सरप्पा का जन्म कब हुआ है? 769 में। कब हुआ है? 769 में। डोंबिपा का जन्म कब हुआ है? 840 में। ठीक है, याद रखना इस चीज को। कणप्पा का 820 में। फास्ट बोल जाओ तो धीरे कर लेना, हंसी आ रही है मुझे, कुछ मैं फंस सा गया था उसमें। 87वां प्रश्न आ रहा है, सिद्ध कवियों की भाषा को संधा नाम किसने दिया? मेरुतुंग तथा आनंद तिलक ने, नयनंदी तथा देवसेन ने, हरिभद्र सूर्य और राम सिंह ने, अदेव, वज्र और मुनिदत्त ने। तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संधा भाषा। और इसके लिए संधा शब्द किसने यूज किया था बताएंगे आप लोग सभी लोग? कि किसने ऐसा बोला था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, कि संध्या नहीं है ये संधा है,
और ये इन्होंने ये संध्या नाम नहीं दिया, बस कायदे से संध्या था वो नाम, संध्या नाम तो किसी और ने दिया था। बताएंगे वो, कमेंट कर देना। चलो फिर मैं कमेंट पढ़ूंगा तुम लोगों का, ठीक है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति संबंधी अनुमानों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए भैया। बहुत अच्छा शब्द आया। राजस्यु, रसायन, रासक, रास, रहस्य। समझ रहे हो कि रास शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में किसने बोला है? राजस्यु बताएंगे सभी लोग। अब देखो इस प्रश्न को हम ऐसे कर लेते हैं, जो जो आपको आता है आप सबसे पहले उसको देखोगे। देखो गारसादा तासी भी आया है उसमें, और गारसादी तासी का तुम सभी जानते हो कि उन्होंने राजस्यु के लिए बोला है ये। रसायन किसने बोला था? रामचंद्र शुक्ल जी ने बोला था, ये हो गया, ठीक है। रास या रासक किसने बोला? इन्होंने बोला। तो मतलब रसायन का देख लेते हैं हम। रसायन का थर्ड देखो, बी का थर्ड देखते हैं ये, ए का फोर्थ देखो ये, रासक का मोहनलाल विष्णुलाल, और रहस्य का कवि राजा श्यामल दास ने क्या बोला? रहस्य। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। मैं सही बता रहा हूं? बिल्कुल सही है अपना आंसर। आंसर की देखने की वैसे नौबत तो नहीं पड़ रही इन सवालों में, क्योंकि इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे नोट्स से काम बन रहा है इनमें। निम्नलिखित रासो ग्रंथ में उनके काव्य रूप से सुमेलित करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। बीसलदेव रासो, बाहुबली रास, राम रासो और बुद्धि रासो। ये तो भाई बहुत खतरनाक प्रश्न आ गया। बीसलदेव रासो हो गया आपका। बाहुबली रास को देख लेते हैं सबसे पहले। तो वीर काव्य है भाई, ये तो कंफर्म हो गया। पहले का तीसरे से इसने यहीं पे खत्म कर दिया सवाल है। बी का, ए का थर्ड, अरे ये गलत। बी का थर्ड होना चाहिए ना, ये रहा फोर्थ वाला। तो बीसलदेव रासो तो वैसे भी प्रेम काव्य है। बाहुबली रास जो है वीर काव्य है। तीसरे का दूसरा देखो, राम रासो कथा काव्य है, और बुद्धि रासो प्रेम आख्यान काव्य है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। दलपति विजय, नरपति नाल, और नल सिंह और मधुकर भट्ट। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। अजमेर के राजा बताओ। अभी मैंने आपको बताया था अजमेर के राजा, राजस्थान, नमक। तो नरपति नाल, बीसलदेव रासो, ठीक है। बीसलदेव रासो के नायक कौन है भैया? मैं यही पूछने वाला था और यही आंसर भी आ गया। नरपति नाल, विलास राव, पृथ्वीराज, विग्रहराज चतुर्थ। तो इस प्रश्न में राइट आंसर क्या गया? विग्रहराज चतुर्थ। हल्का प्रश्न है, हल्का प्रश्न को डिटेल्स नहीं, कुछ नहीं ज्यादा, हम आगे सीधे बढ़ लेंगे। बीसलदेव रासो की नायिका कौन है भैया? संयोगिता, मालवणी और पद्मावती और राजमती। तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा ऑप्शन सी। संयोगिता किसका है? पृथ्वीराज रासो का। मालवाड़ी किसका है? ढोला मारूरे दुहा। पद्मावती किसका है? जायसी का है। अब बात करते हैं अगले। आदि काल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति है। पृथ्वीराज रासो, प्रमाल रासो, बीसलदेव रासो और विद्यापति की पदावली। आदिकाल की प्रमुख की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 93 का क्या हो जाएगा? प्रमुख श्रृंगारिक कृति। लेकिन इसमें क्या गया है आंसर? इसका ऑप्शन सी गया हुआ है। श्रृंगारिक तो ये भी है वैसे, विद्यापति की पदावली भी श्रृंगारिक है, लेकिन इसका आंसर क्या गया हुआ है इसमें? ऑप्शन सी इसका गया हुआ है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 93-94 का। वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। ये देखो छंदों का राजा, ये बहुत बड़ा प्रश्न आ गया। देखो छप्पे छंद का सबसे ज्यादा प्रयोग करा था चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासो में, इसलिए शिव सिंह सैंगर ने उसे छप्पयों का राजा कहा था। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हिंदी में चंद को छंदों का राजा। अब तुम इसको देखकर शिव सिंह सैंगर यदि लगा दो, इसमें तो दे नहीं रखा शिव सिंह सैंगर ऑप्शंस में। अगर शिव सिंह सैंगर देगा तो 70% बच्चे शिव सिंह सैंगर लगा के आ जाएंगे, जबकि वो छप्पे छंदों का राजा उसने बोला है, ना कि छंदों का राजा। ये बात आ रही है, छंदों का राजा कहा जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही है। चंद्रप्रदाय को छप्पयों का राजा किसने कहा? ये देखो आगे बात शिव सिंह सैंगर ने, शिव सिंह सरोज में बात बोली थी, है ना, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लिया मैंने। इनमें से किस कवि ने अपनी भाषा को षड भाषा कहा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। षड भाषा किसने कहा? तुलसीदास ने, विद्यापति ने, चंद्रप्रदाय ने, अमीर खुसरो ने। तो चंद्रप्रदाय ने, और चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासो को 6 भाषाओं का ज्ञाता भी कहा था। इस चीज को भी आप यहाँ डाल लो दिमाग में, ठीक है। ये प्रश्न अब तुम खुद बोलना, ये प्रश्न तुम्हें मिले कहीं भी नहीं मिलने के तुम्हें ऐसे प्रश्न।
बहुत अंदर के प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो की भाषा के प्रथम अध्येता कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरियर्सन ग्राउस। तो इसका राइट आंसर है ग्राउस। इसके अध्येता मतलब कि ना पहला अनुवाद इसने किया था। और ये इन्होंने क्या भाषा बताई थी मैं तुम्हें बता देता हूँ, ब्रज बोली है, ब्रज। और गारसादा दासी ने कन्नौजी बोली है। और कौन, 3-4 जिन्होंने अलग अलग बोली है, मेरे दिमाग से हट रहा है क्योंकि 3-4 को याद नहीं हो पाता, ये बड़े बड़े नाम है। ग्राउज पहला है इसलिए याद रहा मुझे, ब्रज। और गारसादा तासी तुम्हें पता है कि फेमस इंसान है, वो उन्होंने कन्नौजी बोली है। पृथ्वीराज रासो 90 मतलब 98 का प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो में अध्यायों को क्या कहा गया? ये देखो, ये प्रश्न आ गया भाई बहुत। पृथ्वीराज रासो में अध्याय को क्या कहा गया है? समय, प्रस्ताव, खंड, सर्ग। तो तुम सबको पता है इसमें क्या क्या कहा जा सकता है। तो सर्ग, प्रस्ताव, समय, खंड। तो तुम्हें पता है सर्ग के बारे में तो वहां पे जिक्र नहीं हुआ है। सर्ग का 69 समय सर्ग हम बोलते हैं। तो इस प्रश्न में देखो हमें इतना पता है, मुझे प्रस्ताव का तो मुझे पता ही है, खंड का भी मुझे पता ही है, और समय का मुझे पता ही है। 3 और 4 इन्होंने कैसा कर दिया, देखो 1 2 3 भी डाल दिया और 1 2 3 4 भी डाल दिया। बड़ा कंफ्यूजन कर दिया इनने वैसे तो देखा जाए तो इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न का मैं तो सी में जाना चाहता हूँ। तो इसका सी देख लेते हैं एक बार आंसर। इसका सी तो मुझे भी नहीं दिख रहा है, वैसे मैं देख लेता हूँ। मैं सी में जाना चाहूंगा इस प्रश्न के उत्तर में। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। देखो क्योंकि सर्ग में वो बात नहीं करता है इसमें, पृथ्वीराज रासो में। माइक चल रहा है ना? तो समय, प्रस्ताव और खंड। तो आप देखो मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, जो वृहद रूपांतर है ना, वृहद रूपांतर जो था 69 वृहद रूपांतर वाला, उसमें समय लिखा गया है। मध्यम रूपांतर के अंतर्गत उसे बोला गया प्रस्ताव। और लघुत्तर अध्याय का विभाजन नहीं दिया है। और लघु है, देखो लघु और लघुत्तर, जो लघु है उसको बोला गया है खंड। ठीक है, लघु को खंड बोला, मध्यम वाले को प्रस्ताव बोला, और वृहद वाले को समय बोला, और लघुत्तर का कहीं पे जिक्र नहीं हुआ है। 99 प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास, राधाकृष्ण दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, अगरचंद नाहटा। तो इस प्रश्न में देख सकते हैं आप, देखो क्या क्या प्रश्न बन सकता है इसमें। श्याम सुंदर दास, राधाकृष्ण दास, और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, और अमरचंद नहीं, अगरचंद नाहटा है वैसे तो शब्द। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जा रहा है? 1 2 3, मतलब हम कह सकते हैं श्याम सुंदर दास, राधाकृष्ण दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ऑप्शन 30 का राइट हो जाएगा। ठीक है, सही है बिल्कुल। पृथ्वीराज रासो में यात्राओं के हेतु है, हेतु मतलब होता कारण, मृग्या, विवाह, धर्म, युद्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या क्या हो जाएगा मुझे बताना जरा सा। इसका सही उत्तर क्या है आपका? मृग्या है, इसको मैं काट देता हूं, मृग्या है, विवाह है और युद्ध, 3 चीजें हैं। ठीक है, इस चीज को जरा से याद रखना। मृग्या का मतलब होता है शिकार, आखेट। ठीक है, मृग्या का मतलब क्या होता है? आखेट, युद्ध, शिकार खेलने नहीं जाते, आखेट, विवाह और युद्ध, 3 चीजें हैं इसमें। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा। अरे ये 100 प्रश्न की वीडियो थी और उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। और ये प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कर सकते हैं कमेंट, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि ये चीजें आपको समझ में आई और अच्छे से समझ में आई या नहीं आई है, और आपको कैसे प्रश्न चाहिए। इससे लो लेवल के प्रश्न चाहिए तो मैं कल को वो वाली सीरीज चालू कर दूंगा, और करूंगा ही करूंगा वैसे तो, आपको पसंद आए या ना आए, क्योंकि मेरा जो टारगेट है, मेरा कुछ अलग टारगेट है, वो मैं बाद में बताऊंगा कि क्या टारगेट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।